हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। इससे पहले मैं आपको डीएनए के बारे में बता चुकी हूँ कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड हम आगे चीजें थोड़ा सा लिंक करेंगे आरएनए के केस में। ठीक है, थोड़ा डीएनए और आरएनए के बीच में देखो डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट चलते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज सेम एज डीएनए। देखो, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वही आरएनए का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या? इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए। भाई डीएनए के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे, कौन सा वाला शुगर प्रेजेंट होता है? दैट इज डीऑक्सीराइबोज टाइप। लेकिन आरएनए के केस में आप यहाँ देखोगे कि कौन सा टाइप का आपको शुगर मिलेगा, दैट इज राइबोज शुगर टाइप का शुगर आपको मिलेगा, जिसमें शुगर के सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होगा, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। थाइमीन हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के केस में, थाइमीन क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है, जबकि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है। आरएनए के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? इन केस ऑफ थाइमीन इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा। और तीसरी बात कि आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक। आरएनए की अगर हम लोकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बेटा लोकेशन, पार्टिकुलर लोकेशन बताऊंगी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में ये जो आरएनए है ये कहाँ प्रेजेंट होगा। देखिए, ये जो आरएनए है ये फॉर्म तो कहाँ पे होगा? अगर मैं एमआरएनए की बात करूं तो वो फॉर्म होगा आपके न्यूक्लियस के अंदर ही, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए ये माइग्रेट कर जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम ये पढ़ेंगे कि ये जो आरएनए है ये यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और जो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए आएंगी फिर मैं उनकी लोकेशन उसके हिसाब से आपको अलग अलग बता दूं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए का, उसी तरीके से देखो यहाँ पे आरएनए का जो स्ट्रक्चर होगा, बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोटाइड का, वो कुछ इस तरीके से होगा। सेम यहाँ पे भी शुगर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन शुगर जो होगा यहाँ पे वो कैसा होगा? राइबोज शुगर, यानी सेकेंड कार्बन पे यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है। अच्छा, शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेसिस लिंक होंगे। इट कैन बी ए, ठीक है, इट कैन बी जी, इट कैन बी सी। और टी हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टी की जगह क्या लिखेंगे? यू। यू प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। और इसके फिफ्थ कार्बन से, शुगर के फिफ्थ कार्बन से क्या प्रेजेंट होगा? फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लिंक होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए, आरएनए दो टाइप का होता है, एक जेनेटिक आरएनए जिसको हम जीनोमिक आरएनए भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। देखो, आपको इनके नाम से ही पता लग रहा होगा कि भाई ये जो जेनेटिक और नॉन जेनेटिक का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, जेनेटिक आरएनए जो होते हैं ये आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, राइट, लेकिन नॉन जेनेटिक आरएनए आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए, देखिए डीएनए की एब्सेंस में समटाइम आरएनए ऑल्सो वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डीएनए एंड आरएनए बोथ एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन अगर किसी में डीएनए नहीं होता है तो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा वायरसेस के केस में। अच्छा, अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं तो भाई कोरोना वायरस क्या था? आरएनए कंटेनिंग वायरस था ना, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा। ठीक है, और वो आरएनए ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं रियो वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाजिस। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हैविंग जेनेटिक आरएनए। ठीक है, इनके पास जेनेटिक आरएनए होता है जो ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। जबकि आप देखोगे नॉन जेनेटिक आरएनए के केस में यहाँ पे देखो ये ट्रांसफर नहीं होते हैं आरएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो फिर इनका काम क्या होता है भाई? क्यों प्रेजेंट होते हैं ये? तो इनका फंक्शन होता है बेटा, ये एडेप्टर की तरह काम करते हैं, ये स्ट्रक्चरल की तरह काम करेंगे, और कैटालिटिक रोल इनका होता है, यानी एंजाइम की तरह ये बिहेव करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? एक तरीके का नॉन जेनेटिक आरएनए है। अच्छा, ये नॉन जेनेटिक आरएनए बेटा तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर आरआरएनए, सेकंड इज योर टीआरएनए एंड थर्ड इज योर एमआरएनए। ठीक है। आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, वेयरएज एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। ठीक। तो एक एक करके हम इनको आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं राइबोसोमल आरएनए पे। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरआरएनए भी बोलते हैं। देखना ये क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कहाँ से फॉर्म होता है। तो बेटा आपके टोटल आरएनए का 80% जो पार्ट होगा ना आरएनए का, वो यही पार्ट होता है आरआरएनए। कहाँ प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियोलस आपको पता होगा, ये सेल है। ठीक है, और ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक और छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। सो दिस इज न्यूक्लियस पार्ट एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। ओके। तो ये आरआरएनए कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये इसी न्यूक्लियोलस पार्ट में प्रोड्यूस होता है। और मिलता कहाँ है? एंड इज फाउंड इन राइबोसोम्स, क्योंकि ये क्या करता है आगे जाके? राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? आप सभी ने पढ़े होंगे, दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है बेटा आरआरएनए, आरएनए का ये, दैट इज आरआरएनए। इनसॉल्युबल होता है वाटर में और इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई राइबोसोम कैसा होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे पार्टिसिपेट करता है। देखो, राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप on the basis of their density, 70s type and 80s type. 70s type of ribosomes are found in case of prokaryotes, whereas 80s type of ribosomes are found in case of eukaryotes. अच्छा, 70s को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो सब यूनिट्स में डिवाइड होगा, दैट इज योर 50s एंड 30s। ये बेटा जो 50s सब यूनिट है, दिस इज योर लार्ज सब यूनिट। ये क्या होती है? लार्ज सब यूनिट होता है। और ये जो 30s है, ये कैसी सब यूनिट है? ये स्मॉल सब यूनिट है। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊं, ये है स्मॉल सब यूनिट एंड दिस इज योर लार्ज सब यूनिट। ठीक है, ये स्मॉल सब यूनिट जो था बेटा प्रोकैरियोट्स के केस में किससे बना था? 30s से। और लार्ज सब यूनिट 50s से बना था। ये बीच में क्या है? ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर ये एक साथ ज्वाइन होते हैं, पहले स्मॉल सब यूनिट फिर लार्ज सब यूनिट। अच्छा, ऐसे ही अगर हम यूकैरियोट्स का देखें तो बेटा यूकैरियोट्स में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। ये लार्जर सब यूनिट होगी, ठीक है, और इससे एक स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे जुड़ी रहेगी। तो यूकैरियोट्स के केस में लार्जर सब यूनिट विल बी योर 60s और स्मॉलर सब यूनिट क्या होगी? 30s होगी। ठीक है, दिस इज योर लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अब ये देखना बेटा, ये जो 50s और 30s है, ये बनी किस किस से होती है? तो 50s सब यूनिट आरआरएनए की ही फॉर्म से बनी हुई होती है। जैसे मैं अगर बात करूं 50s की, तो बेटा 50s जो है ये किससे मिलके बनी है? ये 23s आरआरएनए से और 5s आरआरएनए से मिलकर ये 50s सब यूनिट बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही जो 30s है बेटा, ये किससे मिलके बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ 16s आरआरएनए। यानी कि ये जो राइबोसोम्स बन रहे हैं, ये किसकी हेल्प से बन रहे हैं? ये इसी आरआरएनए की हेल्प से बन रहे हैं। सिमिलरली यूकैरियोट्स के केस में जो 60s सब यूनिट है, ये किससे बना है? 28s टाइप, 5.8s टाइप एंड
5s RRNA, ठीक है, इससे मिलके बनी हुई है। अच्छा, 30s किससे मिलके बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ 18s RRNA, ठीक है। ये जो 16s और 18s RRNA होते हैं, ये क्या है? दीज आर कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, इनको हम बोलते हैं कंजर्व सीक्वेंसेस। इसका मतलब क्या है कि ये सारे यूकैरियोट्स और सभी प्रोकैरियोट्स में इनकी जो सीक्वेंस होगी RRNA की, वो सेम रहेगी, ठीक है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इनके साथ ना कुछ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड रहती हैं इन RRNA सब यूनिट्स के साथ। फाइनली तब ये मिलके आपकी 15s RRNA 50 और 30s सब यूनिट्स फॉर्म करती हैं ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। मैं अमाउंट नहीं लिख रही हूँ कि कितना परसेंट प्रोटीन होगा, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो RRNA और प्रोटीन पार्ट ही आपका सब यूनिट्स फॉर्म करता है। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ फंक्शन। देखिए क्या काम होता है इसका, स्ट्रक्चरल रोल। भाई अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर भी बना रहा था ना, और इसका कैटालिटिक भी रोल होता है, यानी एंजाइम फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम। ये राइबोसोम करता क्या है? इट एक्ट एज एंजाइम टू लिंक अमाइनो एसिड, यानी कि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे आगे, उसमें आप देखोगे प्रोटीन कैसे बनता है, जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं। तो ये जो लिंकेज होता है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड को जो जोड़ने का काम करता है, वो कौन करता है? यही RRNA का काम होता है, ठीक है। कौन सा? राइबोजाइम, ये लिंक करता है, ठीक है। और किस तरीके की एक्टिविटी होती है इसकी? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ये करती है। सेकेंड पॉइंट इज, ये आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इट अटैचेस tRNA टू लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसका एक और काम होता है कि ये क्या करेगा, tRNA को राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट पे जाके बाइंड कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। और mRNA को स्मॉलर सब यूनिट से, जैसे कि हम प्रोटीन सिंथेसिस में आगे पढ़ेंगे, अगर ये mRNA है तो RNA क्या करता है? देखो, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, इसको तो mRNA से बाइंड कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो लार्जर सब यूनिट होगी उससे कौन आके अटैच करेगा? tRNA, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया mRNA, और ये हो गया ये अमाइनो एसिड, ठीक है। ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, एंड दिस इज योर लार्जर सब यूनिट। सो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं इसको। इट अटैचेस tRNA टू लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये देखो, tRNA को इसकी लार्जर सब यूनिट के साथ बाइंड करा रहा है, और mRNA को उसकी स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा RRNA के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे tRNA के बारे में। देखो, tRNA स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर RNA। अभी देखेंगे इसके केस में, देखो क्या होता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा RRNA कितना पार्ट फॉर्म करता है? 80% पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। जबकि आप देखोगे जो tRNA है, ये 10 to 15% पार्ट, टोटल RNA का 10 to 15% पार्ट फॉर्म करता है। ये RRNA सोल्यूबल इन नेचर होता है, स्मॉलेस्ट होता है, इसके अंदर 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम लोग एडेप्टर RNA भी बोलते हैं। अभी आगे बताऊंगी मैं कि एडेप्टर RNA क्यों बोलते हैं इसको। तो सोल्यूबल होने की वजह से, क्योंकि ये सोल्यूबल है, इस tRNA को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज sRNA। एस स्टैंड्स फॉर सोल्यूबल, ठीक है। जबकि RRNA जो था ये इनसोल्यूबल था, tRNA इज सोल्यूबल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज sRNA। और छोटा भी है काफी, ठीक है, एडेप्टर RNA की तरह बिहेव करता है। सिंथेसाइज कहाँ होता है? अच्छा, RRNA कहाँ सिंथेसाइज हो रहा था? RRNA न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज हो रहा था। tRNA कहाँ सिंथेसाइज होगा? ये तो न्यूक्लियस में ही सिंथेसाइज होगा, ठीक है, DNA से। स्ट्रक्चर अगर tRNA का देखें, अभी जैसे हमने राइबोसोम के स्ट्रक्चर देखे, तो इसी तरीके से कुछ tRNA के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो
प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी आपको पता है 3D स्ट्रक्चर्स जो हम बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बेटा नॉर्मल एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि हम देखें इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको देखो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, लाइक दिस। ये इसका पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी मैंने आगे भी ड्रॉ किया था इससे पहले। ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मतलब ये अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, यही बेटा आगे फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होके किसकी शेप ले लेगा, टीआरएनए की शेप ले लेगा, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ले लेगा। किसने डिस्कवर किया था इसको, एक साइंटिस्ट थे होले, उन्होंने इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। एंड द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोवर लीफ शेप, ठीक है। एक प्लांट होता है बेटा क्लोवर, उसकी लीफ की तरह ये दिखता है। नेक्स्ट है यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा और कॉइल्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये देखो कैसा दिखता है, इट इज लुक लाइक इन्वर्टेड एल शेप। एल क्या होता है, ऐसा शेप होता है, ठीक है। ये क्या हो गया है, ऐसा उल्टा हो गया है। तो ये इन्वर्टेड एल शेप है किसका, टीआरएनए का। एंड दिस इन्वर्टेड एल शेप इज फंक्शनल, ये फंक्शनल होता है, ओके। यही दो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का, ये क्लोवर लीफ लाइक होता है, ठीक है। एंड इट एक्ट एज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल, बाद में ये कॉम्पैक्ट हो जाता है और किसकी तरह दिखेगा, इन्वर्टेड एल शेप की तरह ये आपको नजर आएगा। तो अगर हम लीफ क्लोवर लाइक स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में पढ़ें, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, देखो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास। अच्छा, जो भी हम लोग अभी आरएनए पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो सभी क्या होंगे, 5' टू 3' डायरेक्शन में होंगे। जैसे अभी डीएनए होता है, वैसे ही ये भी 5' टू 3' डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये इनिशियल स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, प्राइमरी स्ट्रक्चर, आपसे तो इससे क्या बनाना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बेटा, यही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, इसके पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके पास कोई एक डीएनए की सीक्वेंस है, ये ठीक है। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म हो सकता है ये, यहाँ पे सीक्वेंस हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज ATGC, फिर क्या है, GCAT। देखो अभी मैंने क्या बोला, इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट हुई होंगी। भाई ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसी में ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट हुई होंगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखो फोल्ड हो गया है। कैसा फोल्ड हो गया है, जैसे जूड़ा पिन होती है ना, हेयर पिन, यू शेप स्ट्रक्चर, वैसे देखो ये फोल्ड हो गया। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका। तो आप यहाँ देख सकते हो ATGC सीक्वेंस था, फिर था CGAT। भाई ATGC के कॉम्प्लीमेंट्री तो सीक्वेंस है ये GCAT। देखो क्या ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं। देखो जब ATGC सीक्वेंस प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस भी इसको मिल रही हैं, तो ये क्यों नहीं फोल्ड होगा, बिल्कुल फोल्ड होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फोल्ड होगा इसी तरीके से। सेम आप टीआरएनए के केस में करोगे कि भाई टीआरएनए का स्ट्रक्चर ना कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके का था, बाद में वो फोल्ड हो गया, किसकी वजह से, इसी तरीके की कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हुई होंगी उसके अंदर, जिसकी वजह से ये फोल्ड हो गया। तो देखो फोल्ड होके इसने कितने आर्म्स बना लिए, 1 2 3 4
और ये भी एक आर्म ही है 5। दिस इज योर 5th आर्म। ठीक है, तो इसने 5 आर्म बना लिए ऐसे ही। अब हो सकता है इसमें एक ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ना हो, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हो। तो फिर क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इस तरीके से आपस में ज्वाइन हो गई और 5 आर्म बना ली उसने। अब आपको ये लूप भी नजर आ रहे होंगे, ये वाले। ठीक है, 4 लूप आपको नजर आ रहे होंगे। ये कैसे फॉर्म हुए भाई, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं प्रेजेंट हुई होंगी, क्योंकि जहां कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वहां तो आर्म बन गया है। ठीक है, लूप कैसे फॉर्म हुआ है, लूप का मतलब हो गया यहाँ जो बेसिस है दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि इन बेसिस में क्या हो गया, मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट आर्म की बात करूं तो ये तो बेटा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ही प्रेजेंट हुई होंगी, जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट हो गया स्ट्रक्चर, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड एक लूप नजर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं DHU लूप। DHU लूप मीन्स, DHU का मतलब क्या होता है, डाई हाइड्रो यूरिडीन, मतलब यूरेसिल जो मॉलिक्यूल है इसमें मॉडिफिकेशन हो गए हैं और इसने इसको कन्वर्ट कर लिया है डाइहाइड्रो फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं इधर। कैसी सीक्वेंसेस, कुछ मॉडिफाइड सीक्वेंसेस, जैसे हमने देखा अभी यूरेसिल का ही मॉडिफाइड सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उनका कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये लूप फॉर्म हुआ होगा। सिमिलरली एक और राइट साइड आपको लूप नजर आएगा जिसको हम बोलते हैं टी साई सी लूप। इसको टी साई सी लूप क्यों बोला जाता है, जिसमें टी का मतलब क्या होता है, राइबोथाइमिडीन, यानी कि थाइमीन में मॉडिफिकेशन हो गए, वो राइबोथाइमिडीन बन गया। साइड का क्या है यहाँ पे बेटा, यूरेसिल मॉलिक्यूल था इनिशियली ये, तो ये स्यूडो यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। और सी का मतलब क्या है कि ये साइटोसिन था पहले, बाद में मिथाइलेटेड फॉर्म हो गया इसका। इसका मतलब ये क्या है, ये है तो नाइट्रोजनस बेसिस ही ना, ये मॉडिफाई हो गया है सिर्फ, और ये मॉडिफाइड बेसिस का कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता नहीं है। तो इन्होंने क्या बना लिया, अपना एक अलग घर बना लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप। इसी तरीके से वेरिएबल में भी वेरिएबल लूप भी फॉर्म होता है, एंटी कोडोन लूप भी फॉर्म होता है। तो लूप का आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लूप कैसे फॉर्म हुआ है यहाँ पे। इसमें मैं आपको एक लूप के बारे में बताऊंगी यहाँ पे, एक मिनट। देखो, एंटी कोडोन लूप आपको नीचे नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये कोडोन्स क्या होते हैं बेटा, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 3 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडोन, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, mRNA पे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये mRNA है तो इस पे देखना 3 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, AUG। ठीक है, ये क्या बनाता है, एक कोडोन, इसको हम बोलते हैं कोडोन, 1 कोडोन। कैसे बनता है, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस के कॉम्बिनेशन से। इसी के ही 3 नाइट्रोजनस बेस के ही बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये कोडोन है तो इधर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी इस लूप पे उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी कोडोन लूप। यही बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि भाई mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है इसके ऊपर। देखो यहाँ A है तो यहाँ U है, यहाँ U है तो A है, यहाँ G है तो यहाँ C है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। तो mRNA पे तो कोडोन्स प्रेजेंट होंगे, तो बेटा tRNA पे क्या प्रेजेंट होंगे, एंटी कोडोन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला जो आपका यहाँ देखोगे, ये इसका 5 प्राइम एंड होगा, ये वाला ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आपका यहाँ से पूरा, ठीक है, फिर ये पूरा पार्ट आपका, और फाइनली कौन सा एंड आ जाएगा, 3 प्राइम एंड। ये हो गया 3 प्राइम एंड। अब देखना, इस 3 प्राइम एंड के ऊपर बेटा एक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं CCA सीक्वेंस। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है जिसपे CCA सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिस आर्म पे, उस आर्म को बोला जाता है एक्सेप्टर आर्म। क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर आर्म। तो इसमें एक्सेप्टर आर्म क्या है, ये वाली जो आर्म है ये कैसी है, एक्सेप्टर आर्म है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टर आर्म का मतलब क्या है,
इट विल बाइंड समथिंग टू इट, ये कुछ बाइंड कराएगी अपने ऊपर। किसको बाइंड कराएगी, किसको एक्सेप्ट करेगी, अमाइनो एसिड्स को। किसको, अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स बेटा क्या करेंगे, यहाँ 3 प्राइम एंड पे आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड्स। इसी वजह से हम इसको एक्सेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, या एडेप्टर आरएनए भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने का काम करता है, जिसके जिसकी वजह से ये जो टीआरएनए है चार्ज हो जाता है, जैसे अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। और ये अमाइनो एसिड सिर्फ 3 प्राइम एंड पे कैरी करेगा। ठीक है, सो ये था आपका पूरा टीआरएनए का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ योर टीआरएनए। तो इसके बारे में बेटा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए कैसा है, ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। हमने देखा डबल स्टैंडर्ड तो होता ही नहीं है, वही सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए फोल्ड हो जाता है वो बार बार, और वो शेप ले लेता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर का। तो मॉलिक्यूल जो है टीआरएनए का, ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि आरएनए आर इन मोस्टली आरएनएज आर सिंगल स्टैंडर्ड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके एट द एंड ऑफ टीआरएनए। कहाँ पे, 3 प्राइम एंड पे आपने देखा एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगी 3 न्यूक्लियोटाइड्स की, जिसको हम बोलते हैं सीसीए। ऑल द 5 प्राइम एंड दैट इज लास्ट एंड आर हैविंग जी। आपने देखा 5 प्राइम एंड पे एक बेस प्रेजेंट था जिसको हम बोलते हैं जी। ठीक है, और 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, सीसीए सीक्वेंस। 3 प्राइम एंड को, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, इसको आप एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हो। क्यों, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को लेकर आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, टीआरएनए अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर पॉइंट पे, और अमाइनो एसिड कहाँ के बाइंड करते हैं, इस 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, कैसे बाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हेल्प से। ठीक, आगे मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी जब प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, कि कैसे अमाइनो एसिड लिंक होता है एक टीआरएनए के साथ, कौन से ग्रुप के साथ लिंक होता है। मॉलिक्यूल होगा जो टीआरएनए का, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, और फोल्डिंग की वजह से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेसेस एक साथ आ जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन आपने देखा कुछ पार्ट्स और कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं हो रहे थे। ठीक है, इसका मतलब जहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होंगे वहां कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस भी नहीं होंगी, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं होंगी तो बेटा वहां पे क्या फॉर्म होगा, लूप फॉर्म होगा वहां पे। ठीक है, मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट होने की वजह से और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं प्रेजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होंगे, एंड इट विल फाइनली फॉर्म अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। आगे आते हैं, एमआरएनए के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा हमने देखा अमाउंट किसका प्रेजेंट होता है, आरआरएनए का, फिर टीआरएनए का अमाउंट प्रेजेंट होता है, फिर आप देखेंगे हम कि एमआरएनए का अमाउंट कितना प्रेजेंट होता है। देखो 1.5% प्रेजेंट होता है, टोटल आरएनए का 1.5% पार्ट एमआरएनए का होता है। लीस्ट स्टेबल होता है ये, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हमें एमआरएनए की जरूरत पड़ती है, और ये एमआरएनए क्या हो जाता है, जल्दी ही डिग्रेड हो जाता है, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा, ये जेनेटिक डीएनए के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सिंपल, ये सेल हुआ और ये इसका न्यूक्लियस हुआ, इसी न्यूक्लियस में ये डीएनए प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसी से यहाँ पे न्यूक्लियस में ही एमआरएनए फॉर्म होगा। ठीक, इंफॉर्मेशन को ये कैरी करेगा। अब देखना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी एमआरएनए के क्या कुछ डिफरेंस होता है। देखो, एमआरएनए के केस में बेटा जो एमआरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या होता है कि वहां तो एमआरएनए बेटा डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है। अगर ये डीएनए है तो डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए से एमआरएनए डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये जो एमआरएनए होगा बेटा, ये मैच्योर एमआरएनए होगा। ठीक है, और इसकी जो लाइफ स्पेन होगी वो कितने दिन की होगी, वो 2 मिनट की लाइफ स्पेन होती है बस। लेकिन आप देखोगे, ये था प्रोकैरियोट के केस में, लेकिन आप देखोगे यूकैरियोट्स के केस में बेटा
जो डीएनए है ये डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्म नहीं करता है, ये क्या फॉर्म करता है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए स्टैंड्स फॉर हेट्रोजीनस आरएनए, दैट इज इमेच्योर, जो कि इमेच्योर आरएनए होता है। बाद में बेटा इस एचएनआरएनए में मॉडिफिकेशंस होते हैं, और मॉडिफिकेशंस होने के बाद फाइनली एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इसकी बेटा जो लाइफ स्पेन होती है, अब वो 4 घंटे की लाइफ स्पेन। देखना प्रोकैरियोट्स में वो सिर्फ 2 मिनट की होती है और यूकैरियोट्स में वो 4 घंटे की होती है। देखो यही यहाँ सब लिखा है कि एमआरएनए डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है और उसकी लाइफ स्पेन 2 मिनट की होती है, जबकि यूकैरियोट्स में देखना एमआरएनए डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है, वो एचएनआरएनए यानी इमेच्योर आरएनए की फॉर्म में फॉर्म होता है। एचएनआरएनए स्टैंड्स फॉर हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके बाद इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं और मॉडिफिकेशंस के बाद ये मैच्योर एमआरएनए बनाता है। कहाँ बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही। मोस्ट स्टेबल होता है ये, मोर स्टेबल होता है देन दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में तो जल्दी डिग्रेड हो जाता है ये, जबकि यूकैरियोट्स में काफी टाइम, इसकी लाइफ स्पेन काफी ज्यादा होती है। तो ये प्रोकैरियोट से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये है बेटा आपका एमआरएनए के बारे में। अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यूकैरियोट्स में कौन सा आरएनए ज्यादा स्टेबल होगा और प्रोकैरियोट्स में कौन सा आरएनए ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के केस में। तो भाई यूकैरियोट्स के केस में सबसे पहले हमने देखा कि 80% पार्ट किसका होता है, आरआरएनए का, फिर टीआरएनए का होता है जिससे 10 से 15%, फिर एमआरएनए का होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में, क्योंकि बेटा यहाँ पे दो आरएनए फॉर्म होते हैं ना, एक आपका एचएनआरएनए और एक आपका एमआरएनए। तो एचएनआरएनए तो इमेच्योर होता है, इसका मतलब उसका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होगा, किससे, एमआरएनए से। तो इसलिए हमने एमआरएनए को पहले लिखा है और एचएनआरएनए को बाद में लिखा है। ठीक है, तो आरआरएनए सबसे पहले, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर टीआरएनए की होगी, फिर एमआरएनए की होगी, फिर एचएनआरएनए की। प्रोकैरियोट्स के केस में देखना पहले होगी आरआरएनए की, फिर टीआरएनए की, और फिर एमआरएनए की, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एचएनआरएनए तो होता ही नहीं है, तो फिर वहां पे एमआरएनए की ही क्या होगी, आपकी लीस्ट स्टेबिलिटी होगी। अमाउंट की बात करें तो बेटा अमाउंट हमने अभी अब फिर से डिस्कस कर लिया था कि 80% आरआरएनए, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट आरआरएनए का होगा, फिर टीआरएनए का होगा, फिर एमआरएनए का। अच्छा, टाइप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइप्स किसके होते हैं बेटा, एमआरएनए के सबसे ज्यादा टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जबकि टीआरएनए के 100 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और आरआरएनए के आप देखोगे यहाँ पे यूकैरियोट्स के केस में सिर्फ 4 ही होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर प्रोकैरियोट्स का देखें तो बेटा प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइप्स होंगे एमआरएनए के, फिर आरआरएनए के, फिर टीआरएनए के, एंड देन आफ्टर। ठीक है, इसके बाद देखो हमने क्या किया था, इससे पहले एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था कि आरएनए किससे बनता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होता है। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं पूरे की बात करूं आरएनए के स्ट्रक्चर की, तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक, और किस डायरेक्शन में होगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखो सेम हमने ये पढ़ा था अभी आगे, ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। देखो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का बेटा इस राइबो शुगर का थर्ड जो आपका शुगर होगा, थर्ड कार्बन होगा इस शुगर का, वो नेक्स्ट फॉस्फेट के साथ लिंक होगा, किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सेम जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वैसे ही आरएनए का स्ट्रक्चर होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक ही डीएनए, एक ही चेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिमिलरली देखो नीचे भी इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए रहते हैं। देखो ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरीके से ये थर्ड है,
और ये फोर्थ है, ठीक है। तो इसी मैनर में क्या रहते हैं, ये सारे जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू और फाइनली एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जो मैंने अभी आपको ये स्ट्रक्चर बताया है बेटा, दिस इज जस्ट द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ये कॉमन स्ट्रक्चर है आरएनए का, ठीक है। वो बीच में स्किप हो गया था इसलिए मैंने आपको लास्ट में ये बता दिया है। तो जहां पे हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना राइबोन्यूक्लियोटाइड का, एक सिंगल स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे ही सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर्स ज्वाइन होते जाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू और फाइनली एक आपका आरएनए की चेन बन जाएगी। जैसे हमने डीएनए के केस में पढ़ा था वैसे ही सेम आरएनए के केस में होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आपको कोई डाउट हो, if you have any doubt you can comment in the comment section. I will clear all your doubts there. So keep watching the lectures. These lectures I hope will be very beneficial for you and particularly for the NEET students. Rest for UG and PG students, they can also go through these videos, इनके थ्रू वो जा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। तो आपको अगर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।